आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत की रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कृषि की। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन्वायरमेंट की बात करें तो कृषि के इर्द-गिर्द ही आपका पूरा इन्वायरमेंट है। कृषि की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके एग्जाम में मोस्टली अगर हम बात करें पूरे इन्वायरमेंट को ले लिया जाए, कृषि से सबसे ज़्यादा प्रश्न विगत वर्ष में पूछे। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो जो शब्द है आपका कृषि, कृषि शब्द मूलभूत देखा जाए तो इसमें मूल तौर पर हम क्या पढ़ेंगे? कृषि की नीतियां। कृषि नीतियों के बारे में बात करेंगे कि कृषि की नीतियों पर चर्चा, उसके तथ्य की बात की जाएगी। उससे संबंधित कौन कौन से तथ्य इसमें आते हैं, कौन कौन सी योजनाएं इसके लिए चलाई जाती हैं। योजनाएं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कृषि के जैविक प्रौद्योगिकी के बारे में बात की जाए, कृषि में अगर हम पढ़ेंगे तो कृषि में जैव विविधता के बारे में बात की जाएगी। तो कृषि से संबंध, जैव प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी, प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बायोडाइवर्सिटी बात की जाए तो कृषि के सतत विकास की बात करेंगे। कृषि के सतत विकास पर फोकस किया जाएगा कि आखिर कृषि के सतत विकास पर बात करें। दोस्तों, मानचित्रण के साथ साथ फसलों की वृद्धि के लिए फसलों के पैटर्न और प्राकृतिक विविधताएं जो होती हैं इसमें मूल तौर पर शामिल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात आएगी हमारे सामने कि मृदा विज्ञान, सॉइल की बात। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसके परिचय की अगर हम बात करते हैं तो मृदा पृथ्वी पर अधिकांश भूमि की सतह को कवर करने वाली पतली परत का निर्माण करता है जिसमें खनिज, कार्बन पदार्थ और छिद्र स्थान इसमें शामिल। मृदा विकास और मृदा के घटक की अगर हम बात करें तो यह चट्टानों के खनिजों से संबंधित करता है जिसमें मृदा प्राप्त होती है और इसका मृदा प्रोफाइल विशेषज्ञताओं पर सीधा प्रभाव डालता है। जलवायु, वर्षा, तापमान और मौसम की डिग्री प्रभावित करते हैं और मृदा के संगठन संरचना को यह क्या करता है? बाधित। जीव की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीव, कीट, अन्य जीव और कार्बनिक पदार्थ के विघटित करने वाले पोषक तत्व पुनर्कर्म और सहायता करते हैं जिससे मृदा की उर्वरकता मूल योगदान देते हैं। बायोग्राफी के तहत देखें तो ऊंचाई, जल निकासी पैटर्न के आधार पर जैसे भौतिक विशेषता मृदा निर्माण प्रक्रियाओं को मूल तौर पर प्रभावित करती है। इसमें जल आता है, हवा आता है, खनिज घटक आते हैं, रेत, गाद, मिट्टी आदि। छिद्र स्थान की बात करें तो मृदा में 50% रहता है और मृदा के ठोस पदार्थ की बात करें तो उनकी संख्या भी लगभग लगभग 50% के आसपास आती है। जिसमें मूल तौर पर चिकनी मिट्टी, कंकड़, दोमट और रेत और गाद मूल तौर पर आते हैं। चिकनी मिट्टी की बात करें तो उच्च सघन प्रवृत्ति के कारण बीज होते हैं जिसमें पानी की पारंगतता प्रभावित करने के लिए अक्सर जलभार के कारण मूल तौर पर ये बना रहता है। कंकड़ की बात करें, चट्टानों के कणों से बने ये मोटे टुकड़े होते हैं, जबकि दोमट की बात करें, रेत, गाद, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के संतुलन मिश्रण पोषक तत्व में भरपूर खेती के लिए अनुकूल तौर पर इनको जाना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं, मूल मुद्दा जो निकल कर आता है वो आता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया कि मृदा का निर्माण कैसे। मृदा के निर्माण की अगर हम बात करें तो कैल्शियम अन्य आधारों पर निच्छालन जिसके परिणाम स्वरूप अम्लीय मृदा प्रोफाइल होती है और इस प्रकार ये कैल्शियम का क्या करती है, कैल्शियम के विपरीत होती है और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं वाइड जॉइड और पोडोजेलिक मृदा का मूल तौर पर निर्माण होता हुआ मिलता है। पश्चिमीकरण की अगर हम बात करें तो उच्च वर्षा और तापमान वाले उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है और मिट्टी की सिलिका व अन्य घुलनशील तत्वों के हटाने और लोहा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अवशेषों को पीछा करने के कारण बनता है। क्रीजलेशन की अगर बात करें तो एक खराब जल निकासी की स्थिति और जहां जल जमाव की स्थिति बनती है जिसके कारण मूल सामग्री के ऊपर मृदा निचले हिस्से में ग्लेशिएशन का विकास होता है और इस मृदा को हाइड्रोमॉर्फिक मृदा के तौर पर भी लवणीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये अत्यधिक वाष्पीकरण, अल्प मात्रा में जल निकासी के कारण ऊपरी मिट्टी के घुलने वाले लवणों के समचे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के आभार
खारे भूजल और कोशिक मृदा की सिंचाई के तौर पर इसको जाना जाता। बात करते हैं अवलणीय वर्कन की बात करें, निच्छारण और बेहतर जल निकासी के माध्यम से अतिरिक्त लवणों को हटाना इसके अंतर्गत रखा जाए। तो सोलर डाइलिजेशन की बात करें तो मृदा के निच्छालन और फैलाव के माध्यम से सोडियम आयन को हटाना इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, बात करते हैं जैव उर्वरक की। जैव उर्वरक की अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी जैव उर्वरक। जैव उर्वरक जो होते हैं इनकी अगर हम बात करेंगे तो मूल तौर पर ये कहेंगे ये सभी के सभी जीवित या अजैविक रूप से होते हैं। ये मूल तौर पर क्या होते हैं, या तो ये जीवित कह सकते हैं या इनको अजैविक जैविक या जैविक कहा जा सकता है। जैविक घटक इसके अंतर्गत मूल तौर पर आते हैं। ये सक्रिय उत्पादक या बैक्टीरिया, शैवाल या कवक के माइक्रोबियल इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जो मृदा के नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन पदार्थों के सतत में मूल भूमिका निभाते हैं। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरता को करते हैं। का मूल्य क्या है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, मूल तौर पर स्थिरीकरण के तौर पर ये रखते हैं। फास्फोरस कार्बनिक पदार्थ को घुलनशील कर सकते हैं। फास्फोरस तथा कार्बनिक पदार्थ घुलनशील घुलनशील बना सकते हैं। साथ ही साथ मृदा से सल्फर और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। फसलों की वृद्धि और उपज को बढ़ावा देते हैं तथा मृदा के उर्वरक से सुधार करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों के विघटित करते हैं और पदार्थ की मृदा के घुलनशीलता के कारण सूक्ष्मजीकरण में मदद करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो राइजोबियम, राइजोबियम की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे सहजीवी जीवाणु है जो फलीदारी पौधों की जड़ में गांठें बनाता है। खेत में लघु नाइट्रोजन उत्पादन, कारखानों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिर करने के रूप में कार्य करता है और मृदा को उर्वरित करता है। उक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में से अधिक कुशल होता है। उपयुक्त तो फली जैसी दालें, मूंगफली, सोयाबीन में पाई। एजोटोबैक्टर की अगर हम बात करें तो वायवीय मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सर है जो राइजोस्फीयर के से उगते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन और गैर सहजीवी रूप में स्थिरता बनाए रखते हैं और इसे मूल तौर पर शुष्क भूमि वाली फसलें सहित नॉन लेगुन फसलों के लिए उपलब्धता प्रदान करते हैं। इस घास को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करता है जो पौधों की वृद्धि और उपज को बढ़ाने में मूल तौर पर मदद करता हुआ दिखाई देता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका एजोस्पाइरिलियम। ये वायवीय मुक्त होता है जो जीवित नाइट्रोजन फिक्सर और उच्च पौधे प्रणाली के साथ सहयोग सहजीवी से रहने घास की जड़ों के साथ कोई नाइट्रोजन नहीं बनाते। ये मूल तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। आमतौर पर वाणिज्य इनोलुकेंट्स की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है। उपयुक्त फसलें नॉन लेग्यून जैसे मक्का, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, गन्ना, चावल इसके अंतर्गत आते हैं। नीले हरित शैवाल के तौर पर हम स्टॉक और अनावेना को इसके अंदर रख सकते हैं। मुक्त जीवित प्रकाश संश्लेषण जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरता करने में भी ये सूक्ष्म होते हैं, सक्षम होते हैं। मृदा की क्षारीयता को कम करता है ये और मछलियों के लिए चारे के रूप में ये उपयोग किया जाता है। दूसरा, उपयुक्त फसलों में बात करें, चावल के खेतों प्रचुर मात्रा में होने के कारण इन्हें चावल के जीव के तौर पर भी देखा जा सकता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो सतत कृषि पद्धति की अगर हम बात करेंगे तो सतत का मतलब है जो चीज आज हमारे पास है वो आने वाली पीढ़ी के पास भी होनी चाहिए। तो जो मेन चीज होगी फसल चक्र। अवलोकन की बात करें तो संशोधन उपयोग मृदा के स्वास्थ्य की अधिकतम करने के लिए भूमि की एकजुट करने के लिए विभिन्न फसलों का नियोजित कार्य अनुक्रम किया जाए जिसके तहत उत्पादित किया जा सके, जैसे चावल, अरहर, केला उदाहरण के तौर पर हो सकता है। दूसरे अगर हम बात करें तो चक्रण में कीटों के प्रजनन चक्र टूट जाते हैं। फसल चक्रण के दौरान किराना
कुछ फसलों का उमांग कर सकते हैं और जो पौधों के पोषण तत्वों की भरपाई कर सकते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकता की आवश्यकता में कमी होती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्तर करने के लिए कार्बनिक पदार्थ जोड़ने के लिए गैर फसलदारी फसलों में उगाई की जा सकती है। समान पोषक तत्वों की अगर हम बात करें उनके उपयोग के लिए गहरी जड़ वाली फसलों, उसके बाद उथली जड़ वाली फसलें इसका मूल एग्जाम्पल बन सकती हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम मूल तौर पर जैविक खेती की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एफएसएसआई के अनुसार जैविक कृषि वह प्रणाली है जिसमें किसी बाहरी या कृत्रिम आगत अर्थात रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा सिंथेटिक्स हार्मोन्स या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के प्रयोग के बिना फसल उत्पादन की प्रक्रिया तथा परिस्थितिकी बनाने का प्रयास किया जाता है। घटक की अगर हम बात करें तो इसमें फसल चक्र, फसल अवशेष, पशु खाद, फलीय, हरी खाद, जैविक अवशिष्ट, पोषक तत्व जुटाने की जैविक प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। मिशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक नेचुरल चैन, एनवायरमेंटल फंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत एक उप मिशन के तौर पर जानी जाती है, जो मूल तौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों में कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015 में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष शुरू किया गया और कौन कौन से राज्यों में इसको शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य उत्पादों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड प्रणाली जैविक उत्पाद विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया। भारत से प्रमुख जैव निर्यात की बात करें तो इसमें असली के बीज, अलसी के बीज, तेल आ सकता है, सोयाबीन, चाय, औषधि पौधे, चावल और दालें मुख्य तौर पर आ सकती है। वर्ष 2016 में सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनाने वाला विश्व का पहला राज्य बना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में अक्सर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 में आरंभ की गई पारंपरिक कृषि विकास योजना सतत कृषि के लिए सतत मिशन के तहत एक उप घटक के तौर पर, ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके किसी ना किसी वर्ष परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बात आती है जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात कर। ये खेती के तरीके का एक सेट है जिसमें कृषि के लिए शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकता का उपयोग इसमें शामिल नहीं किया जाता। ZVNF 4 स्तंभ पर आधारित है, जिसमें जीवा मृदा सबसे पहले आता है। ये गाय के ताजा गोबर और पुराने गोमूत्र, जो भारत की देसी गाय की नस्ल है, मूंग दाल और आटा, पानी व मिट्टी का मिश्रण होता है जिसमें खेती में डाला जाता है। ये किडबिक माइक्रोवियल कल्चर है जो मृदा के पोषण तत्व को जोड़ता है और मृदा के सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करता है। बीजामृत की बात करें, ये नीम की पत्तियों, गूदे, तंबाकू तथा हरी मिर्च का एक मिश्रण है जो कीटों के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है और जिसका उपयोग बीजों के उपचार के लिए किया जाता है। छायावरण की बात करें, ये खेती के दौरान उभरी मृदा की रक्षा करता है जो जुताई करके इसे नष्ट नहीं करता। और अगर हम बात करें घासन की, अगर हम बात करें एरिवेशन की बात करें तो ये मिट्टी के, हवा की अणु और पानी दोनों उपस्थिति होती है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में मूल तौर पर मदद मिलती है। दोस्तों, दूसरी अगर खेती की बात करें तो आता है पुनर्योजित कृषि। ये एक समग्र कृषि प्रणाली है जिसमें मृदा स्वास्थ्य, खाद्य गुणवत्ता, जैव विविधता उन्नति, वायु एवं जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग नियंत्रित किया जाता है। ये निम्नलिखित सिद्धांतों पर पालन करती है। संरक्षण, जुताई के माध्यम से मिट्टी के वितरण को कम करना। दूसरा, पोषक तत्वों की पूर्ति, कीट रोग और जीवन चक्र बाधित करने के लिए फसलों को बाधित करना। आप कह सकते हैं कल्चर फसलों के उपयोग करके मिट्टी के आवरण को बनाए रखना, साथ ही साथ पशुधन के एकीकृत करना और जो मिट्टी की खाद जोड़ने और कार्बन सिंक के स्रोत के रूप में मूल तौर पर कार्य करना। दूसरा, एकीकृत कृषि प्रणाली की बात करें तो एकीकृत कृषि का अर्थ है फसल उत्पादन को पशुधन प्रबंधन के साथ जोड़ना, जिसमें यह फसल, मुर्गा पालन, मछली पालन और पशुधन प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए रखा जाता है। इसका मूल उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि फसल प्रणाली की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुशल सतत संसाधन प्रबंधन करना इसका लक्ष्य है
तो फायदे फसलों की उच्च उत्पादकता, अधिकतम संसाधनों का उपयोग, पोषक तत्वों पुनर्क्रम और किसानों के लिए आय विविधता और जन निकायों के लिए कम प्रदूषण के सतत कृषि इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में पूछा जाता है, परमाकल्चर खेती और आवास की एक नियोजित प्रणाली से संवर्धित करता है जो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र की अनियमितता और स्थिरता के अनुकूलन करने का ये मूल प्रयास करता है। इसका मूल उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ऐसी प्रणाली बनाना जो पारिस्थितिक रूप से सुदृढ़ और आर्थिक रूप से व्यवहार हो, जो उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करती हो, शोषण मृदा प्रदूषण करती हो और इसलिए दीर्घकालीन रूप से यह टिकाऊ हो। पर्माकल्चर की अवधारणा अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणाली है जो अवशिष्ट उत्पादन नहीं करती। दूसरी तौर पर पर्मिकल्चर सबसे छोटा व्यवहारिक क्षेत्र का उपयोग करके शहर और देश के जीवन और सहायक प्रणाली का नियंत्रण करती है और संरचनाओं में प्रवर्ती विशेषताओं के साथ पौधे और जानवरों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग ये महत्वपूर्ण चरणों का मदद करता है। इसमें कचरे को सीमित करने के लिए संसाधनों समितियों का पुनर्चक्रण इसके अंतर्गत आता है। मरम्मत, मिट्टी की सामग्री फिर भरना, जल भोजन पानी का उपयोग करना, कटौती करना, प्रजातियों की विविधता का रख रखाव करने और पर्यावरण परिवर्तन सामान देने के लिए लचीवर पैदा करना इसका मूल अनुकूलन के तौर पर देखा जा सकता है। कृषि वानिकी को अगर हम समझें, कृषि वानिकी की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है। कृषि वानिकी एकीकृत कृषि वानिकी प्रणाली जिसमें भू उपयोग प्रणाली प्रतिबद्ध विविधता और उत्पादकता लाभप्रद स्वास्थ्य तथा सतत प्रकाश प्रणाली विशिष्टता प्रदान करता है। 2014 में भारत रोजगार उत्पादकता पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी नीति नेशन कहना चाहिए NEP अपनाने वाला पहला देश बना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुफसलीकरण की बात करें, मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो बहुफसली प्रणाली किसान एक कैलेंडर वर्ष में खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाता है जिसको मोनोक्रॉपिंग विपरीत के तौर पर हम देख सकते हैं, जिसमें एक खेत में केवल एक ही फसल बोई जाती है। इसके अंतर्गत फसलीकरण, मिश्रित फसलीकरण और रिले फसलीकरण का एक सम्मिलित शामिल किया जा सकता है। अंतर फसलीकरण की बात करें, एक निश्चित फसल पद्धति 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना किया जाता है। रेले फसलीकरण की बात करें तो एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना है और पहली फसल के प्रजनन चरण में पहुंचने के बाद दूसरी फसल उगाना इसमें शामिल किया। मिश्रित फसलीकरण की बात करेंगे तो इसमें बिना किसी विशिष्ट पवित्र व्यवस्था के एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाना इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। बात करते हैं मूल तौर पर, बात आती है जुलाई के प्रकार की बात करते हैं। जुलाई की बात करें तो अवलोकन अगर करते हैं जुताई के प्रकार की, अगर हम देखेंगे जुताई के प्रकार कौन कौन से, तो जुताई के प्रकार का अवलोकन किया जाए तो बीज के अनुकूलन, इनके स्थापना, फसल वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थिति बनाने के लिए कार्यान्वयन और उपयोग के साथ मिट्टी का यांत्रिक हेरर फेरर होता है। जोत भूमि जुताई से उत्पन्न मिट्टी की भौतिक स्थिति जिसे फसलों की आवश्यकता और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर मोटे बारीक माध्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाए। जुताई के प्रकार अगर आप देखेंगे तो यह होता है ऑन सीजन जुताई, जो सीजन होगा जिस फसल के लिए उस समय गहरी मिट्टी को ढीला करके खरपतवार या समावेशी माध्यम से फसल की खेती के लिए खेती तैयार की जाती है। दूसरी होती है प्राथमिक जुताई की अगर हम बात करें, देसी हल या मोल्ड बोर्ड हल जैसे हलों का उपयोग करके कटाई के बाद मिट्टी को खोलना। दूसरा सेकेंडरी अगर हम बात करें, द्वितीय जुताई की बात करें तो प्राथमिक जुताई के बाद मिट्टी की सफाई, ढेले तोड़ना, खाद डालने के लिए किए गए कार्य जिसमें अक्सर हैरोइंग और प्लेमिंग मूल तौर पर शामिल किया जाता है। शुष्क जुताई की अगर हम बात करें तो पर्याप्त नमी वाली शुष्क भूमि, बोई जाने वाली फसलें, प्रसारित धान या तिलहन फसलों के उपयोग में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें नम या पुंडिक जुताई की अगर हम बात करेंगे तो जल युक्त भूमि की जाती है जो चावल की खेती के लिए हमें वैसे परत बनाई जाती है। और ऑफ सीजन जुताई की अगर हम बात करेंगे तो आगामी मुख्य सीजन की फसलों के लिए मिट्टी की कंडीशनरी करना और मिट्टी की कटाई के बाद गर्मी सर्दी या बढ़ती जुताई इसमें मूल तौर पर शामिल होती है। एक पॉइंट और होता है जिससे शून्य जुताई के तौर पर जाना जाता है, शून्य टेलरिंग के तौर पर जाना, यह संरक्षण
कृषि तकनीक है जहां पारंपरिक जुताई या खेती के तरीकों से बचे हुए बीजों के उपजाऊ मिट्टी के बोए हो जाते हैं। शून्य जुताई से न केवल खेती को ना कम किया जा सके, लागत कम होती है, बल्कि ये मिट्टी के कटाव, फसल की अवधि और सिंचाई की आवश्यकता और खरपतवार के प्रभाव को भी कम करती है और जुताई में बेहतर तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका, और इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको दो क्वेश्चन देता हुआ जा रहा हूं कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1978, 1998, 1980, 1981। नेक्स्ट, संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम मूलतः संभावित मूल्य शासन की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। मैं आशा करूंगा कि मैं आपको पर्यावरण पूरी तरह से समझा पाया हूँ, इन्वायरमेंट के सभी टॉपिक आपके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी मिलते हैं, जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों, आपको मेरी तरफ से नमस्कार।